बहुत पहले से मैं न्यूयॉर्क के एक होटल के वॉलरूम को 20 रातों के लिए किराए पर लेता था ताकि मैं वहां पर अपनी व्याख्यानमाला आयोजित कर सकूं। एक सीज़न की शुरुआत में मुझे अचानक ये सूचना दी गई कि मुझे पहले से लगभग 3 गुना किराया देना पड़ेगा। यह खबर मुझ तक पहुंचने से पहले ही टिकट छप चुके थे, बढ़ चुके थे और व्याख्यानमाला का सारा प्रचार हो चुका था। जाहिर था कि मैं बढ़ा हुआ किराया नहीं देना चाहता था, परंतु होटल वालों से इस बारे में बात करने से क्या फ़ायदा कि मैं क्या चाहता था। होटल का मैनेजर मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छा के हिसाब से काम करता था। 2 दिन बाद मैं मैनेजर से मिलने गया। मैंने मैनेजर से कहा, मुझे आपका पत्र पढ़कर पहले तो धक्का लगा, पर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी शायद इसी तरह का पत्र लिखा होता। होटल का मैनेजर होने के नाते अधिकतम लाभ कमाना आपका कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और निकाल देना चाहिए। अब आइए एक कागज़ पर लेकर ये लिखें कि किराया बढ़ाने से आपको कौन कौन से लाभ और हानियाँ होंगी। मैंने एक कागज़ उठाया, उस पर बीचों बीच एक लाइन खींची और एक कॉलम में फ़ायदे और दूसरे कॉलम में नुकसान शीर्ष डाल दिए। मैंने लाभ वाले कॉलम में लिखा वॉलरूम फ्री। फिर मैंने कहा, आपको ये फ़ायदा होगा कि डांस और दीगर समारोह के लिए आपका वॉलरूम खाली रहेगा। ये एक बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि आपको इन आयोजनों से ज़्यादा किराया मिल जाएगा, जबकि अगर आप व्याख्यानमाला के लिए यह वॉलरूम किराए पर देते हैं तो इससे आपको कम पैसे मिलेंगे। अब हम हानियों पर ध्यान देते हैं। पहली बात तो ये कि मुझसे अपनी आमदनी बढ़ाने के बजाय आप अपनी आमदनी घटा रहे हैं। दरअसल आपको बिल्कुल भी आमदनी नहीं होगी क्योंकि आपने जितना किराया मांगा है मैं उतना किराया नहीं दे सकता। मजबूरन मुझे यह व्याख्यानमाला किसी दूसरी जगह आयोजित करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक और नुकसान भी होगा। व्याख्यानमाला के बहाने बहुत से सुशिक्षित और संस्कृत लोग आपके होटल में आते हैं। यह आपके लिए अच्छा खासा विज्ञापन हो जाता है। देखा जाए तो अगर आप अखबारों में विज्ञापन देने में $5000 खर्च करेंगे तो भी आपके होटल में इतने लोग नहीं आएंगे जितने कि इस व्याख्यानमाला के माध्यम से आ जाते हैं। यह होटल के लिए अच्छी पब्लिसिटी है ना? बोलते समय मैंने इन दोनों नुकसानों को उनके निर्धारित कॉलम में लिख दिया और उस कागज़ को मैनेजर को देते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपने होटल को होने वाले फ़ायदे और नुकसान पर सावधानीपूर्वक विचार करें और फिर मुझे अपना अंतिम निर्णय बता दें। अगले ही दिन मुझे उसका पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा किराया 300% के बजाय केवल 50% ही बढ़ाया गया है। और फरमाएं, मुझे ये छूट तब मिली जब मैंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की रुचि के हिसाब से सोचा और उसे यह बताया कि वह अपनी मनचाही चीज़ कैसे हासिल कर सकता है। मान लीजिए इसके बजाय मैंने वही किया होता जो स्वाभाविक तौर पर हम सभी करते हैं, यानी मैं उसके ऑफिस में घुस गया होता और उससे कहता, मेरा किराया 3 गुना बढ़ाने का क्या मतलब है, जबकि आप जानते हैं कि टिकट छप चुके हैं और प्रचार हो चुका है। 3 गुना किराया, यह तो ज़्यादती है, बेवकूफ़ी है। मैं इतना किराया हरगिज़ नहीं दूंगा। तब क्या हुआ होता? एक बहस जिसमें दोनों तरफ से गर्मागर्मी होती, तानातानी होती, और आप तो जानते ही हैं कि इस तरह की बहस का अंत किस तरह होता है। चाहे मैं उसकी गलती मनवा लेता, परंतु अपने गर्व के कारण वह झुकने के लिए कभी तैयार नहीं होता और मेरी बात कभी नहीं मानता। ये संबंधों की कला के बारे में हेनरी फोर्ड ने बड़ी सुंदर सलाह दी है। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह ये है कि हमें यह क्षमता हो कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सकें और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। और सफलता का कोई रहस्य है तो वह ये है कि हमें यह क्षमता हो कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सकें और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। यह इतना बढ़िया कोटेशन है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हमें सामने वाले का नज़रिया समझने की योग्यता हो और हम
किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। यह इतना आसान है, इतना स्पष्ट है कि इसकी सच्चाई हमें पहली नज़र में ही समझ में आ जाती है, परंतु फिर भी 90% लोग 90% से भी ज़्यादा समय इसे नज़रअंदाज करते हैं। एक उदाहरण, आज सुबह डाक से आए पत्रों को देखिए और आप पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर लोग कॉमन सेंस के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। इस पत्र को ही ले लें जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रेडियो डिपार्टमेंट के प्रमुख ने लिखा है, जिसके ऑफिस पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं। यह पत्र देश भर के सभी स्थानीय रेडियो स्टेशन के मैनेजर को भिजवाया गया था। ब्रैकेट में मैंने हर पैराग्राफ के बारे में अपनी प्रक्रिया लिखी है। पत्र, मिस्टर जॉन ब्लिंक कबीले, इंडियाना। डियर मिस्टर ब्लिंक ... कंपनी रेडियो के क्षेत्र में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के शिखर पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। ब्रैकेट, इस बात की किसे परवाह है कि तुम्हारी कंपनी क्या चाहती है? मैं अपनी खुद की समस्याओं को लेकर ही परेशान हूँ। बैंक मेरे घर के कर्ज को फोरक्लोज कर रही है। स्टॉक मार्केट कल नीचे गिर गया। मेरी आज सुबह की 8:15 बजे की ट्रेन छूट गई। मुझे पिछली रात को जेम्स परिवार के यहाँ होने वाले डांस में नहीं बुलाया गया। डॉक्टर कहता है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है और न्यूराइट और डैंड्रफ भी है। और इसके बाद क्या होता है? मैं हैरान परेशान ऑफिस आता हूँ, अपनी डाक खोलता हूँ और यहाँ न्यूयॉर्क में बैठा कोई घमंडी आदमी इस बात की शेखी भरता है कि उसकी कंपनी क्या चाहती है। बकवास। अगर उसे इस बात का एहसास होता कि उसके पत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसे एडवर्टाइजिंग बिजनेस को छोड़कर टिप बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया होता। ब्रैकेट क्लोज। पत्र का पैराग्राफ, इस एजेंसी के राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग अकाउंटिंग नेटवर्क के आधार स्तंभ थे। हम हर साल इतना अधिक विज्ञापन करते हैं कि हम बाकी एजेंसियों से आगे हैं और इस बिजनेस में नंबर 1 पर हैं। ब्रैकेट, तुम बड़े हो, अमीर हो, नंबर 1 हो क्या सचमुच? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम अमेरिका के जनरल मेस्ट और जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल स्टाफ जितने ही बड़े हो जाओ। अगर तुम में चिड़िया जितनी भी बुद्धि होती तो तुम ये एहसास होता कि मेरी रुचि किस बात में है, कि मैं कितना बड़ा हूँ, ना कि इस बात में कि तुम कितने बड़े हो। तुम्हारी इस अभूतपूर्व सफलता की चर्चा से मैं खुद को छोटा और महत्वहीन समझने लगा हूँ। ब्रैकेट क्लोज। पत्र का पैराग्राफ, हम चाहते हैं कि रेडियो द्वारा अपने ग्राहकों की ऐसी सेवा करें जो सबसे बेहतर हो। ब्रैकेट, तुम चाहते हो बजमूर्ख। मेरी इस बात में कोई रुचि नहीं है कि तुम क्या चाहते हो या अमेरिका का राष्ट्रपति क्या चाहता है। मैं तुम्हारी आखिरी बार बता दूं कि मेरी रुचि इस बात में है कि मैं क्या चाहता हूं और तुमने अपने बेवकूफ़ी भरे इस पत्र में अब तक इस बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। ब्रैकेट क्लोज। का पैराग्राफ, इसलिए क्या आप ... कंपनी का नाम साप्ताहिक स्टेशन जानकारी की अपनी विशेष रूचि में जोड़ेंगे? बुद्धिमत्तापूर्ण बुकिंग टाइम के लिए विस्तृत जानकारी एजेंसी के लिए उपयोग सिद्ध होगी। ब्रैकेट, विशेष सूची, तुम्हारी यह मजाल। पहले तो तुमने अपनी कंपनी का गुणगान करके मुझे महत्वहीन होने का एहसास कराया और अब तुम मुझसे यह अपेक्षा करते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी का नाम विशेष सूची में लिख दूंगा और तुमने इस आग्रह के साथ कृपया लिखने का भी कष्ट भी नहीं किया। ब्रैकेट क्लोज।